चलो भाई, आज हम लोग शुरू करते हैं बायनोमियल थ्योरम, है ना। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। देखो ध्यान से देखो, बायनोमियल थ्योरम तुमने फिजिक्स में कई बार ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी जैसे कुछ डेरिवेशंस ऐसे आए होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या होता है? ग्रेविटेशन चैप्टर में बेसिकली जब आप डिराइव कर रहे होते हो कि डेप्थ, या फिर डिराइव कर रहे होते हो हाइट, इन उन केस में हाइट या फिर डेप्थ कोई दिक्कत नहीं है, हाइट या डेप्थ जो भी डिराइव कर रहे हो, डिराइव करते टाइम पे होता क्या है बेसिकली कि वहां पे आप देखो, जब एक बार एक्सपेंशन में जाते थे तो वहां पे एक टर्म आता था बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन, और डायरेक्टली लिख देते थे। और मैंने ही आपको क्या बताया था, मैंने ही आपको बताया था कि जो चीज यहाँ पे होती है उसको सीधा यहाँ पे सीधा नीचे ले आओ और उसका एक टर्म लिख के, और हम लोग जनरली बोल देते थे अदर हाइयर टर्म कंटेनिंग समथिंग समथिंग, कुछ ऐसे बात करते थे। पर वहां पे मैंने ये बताया था कि अभी हाल फिलहाल के लिए इस बातों को ऐसे रट लो, जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को क्लियर करेंगे ये एक्सपेंशन एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। चलो फिजिक्स से कोरिलेट बाद में करेंगे, पहले तो बायनोमियल थ्योरम मैथ्स में क्या है इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखो बाई का मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड का मतलब समझो। बाई का मतलब क्या होता है? तो बेटा बायनोमियल थ्योरम को ना हिंदी में बोला जाता है द्विपद प्रमेय। क्या बोला जाता है? द्विपद प्रमेय। बाई का मतलब होता है दो, यानी द्वि। नॉमियल का मतलब होता है पद, और थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय, यूपी बोर्ड की किताब, राजस्थान बोर्ड की किताब या फिर एमपी बोर्ड की किताबें देखोगे तो उसमें द्विपद प्रमेय नाम का चैप्टर मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी के भी हिंदी बुक्स लोगे उसमें द्विपद प्रमेय ही मिलेगा। बट बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ते हैं, इसलिए वहां पे हमें बायनोमियल थ्योरम लिखा हुआ मिल रहा है। द्विपद प्रमेय, इसका मतलब ये उसी जगह पे एप्लीकेबल है जहां पे दो टर्म। यहां से क्या पता पड़ा कि ये थ्योरम एप्लीकेबल है वहीं पे जहां पे क्या हो, दो टर्म हो, दो टर्म के एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। अब यूज कैसे होगा उस बातों को आगे समझेंगे, लेकिन इतनी बात हमें इनके नाम से ही कहीं ना कहीं पता पड़ रही है कि जहां पे बाई टर्म्स होंगे, दो टर्म होंगे, वहीं पे ये थ्योरम हमारी काम करने वाली है। अब जैसे कि ये बेसिकली एक्सपेंशन का रोल प्ले करती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है बोलो बड़ी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया, यहां पे माइनस बी भी हो सकता था, नो डाउट। अगर मैं बोलूं a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी की पावर 4 कितना होता है, इसका फॉर्मूला तो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, लेकिन इसका भी एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो हम इसके दो टुकड़ों में कर लेंगे ऐसे ऐसे, या फिर एक क्यूबिक का टुकड़ा कर लेंगे और एक सिंगल का। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझो, हो सकता है मैं इसको ऐसे कर लूं, उसके बाद इसको एक्सपेंड करके ये लिख दूं और इनका मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर हम हो सकता है ये भी कर सकते हैं ना कि हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। दिमाग तो है ही हमारे पास, है ना। इन सब मामलों में दिमाग अच्छा दौड़ता है। अभी करने बोल देंगे करके दिखाओ, नहीं वो नहीं पता सर, इन सब मामलों में दिमाग अच्छा दौड़ता है, तो ये हम कर लेंगे। ये कर लेने के बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक बोलती है, जरा इसमें वो चैप्टर खोलो बायनोमियल, तो ये सब कर सकते हैं हम बेसिकली, बहुत आराम से कर सकते हैं। हमारे पास दोनों चॉइस है, मतलब हम a प्लस बी की पावर 4 भी निकाल सकते हैं, हम a प्लस बी की पावर 5 भी निकाल सकते हैं, हम a प्लस बी की पावर 6 भी निकाल सकते हैं। किसी ने बोला a प्लस बी की पावर 7, किसी ने बोला a प्लस बी की पावर 7, तो क्या करेंगे? ठीक है, उस केस में दिक्कत देखो, इसको अगर निकालना चाहो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बोलो तो आप मल्टीप्लाई करके मैं दिखा दूं, ठीक है ना, ये निकाल सकते हो। कहने का मतलब मैं अगर इसको निकालूंगा तो जनरली जो मेरा आंसर आता है, एनसीईआरटी ने इसको निकाल के मुझे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, जो आंसर आता है इसका वो क्या आता है, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ये बेसिकली हमें
आंसर में मिलेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी प्लेस पे ये वैल्यू रखोगे और इसके साथ में ये रखोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ऐड करोगे लाइक टर्म्स को, तो आपको ये मिलने वाला है। यार देखो a प्लस बी की पावर 4 तक तो हमने कर लिया कि a प्लस बी की पावर 4 तक कैसे होगा। प्रॉब्लम फंसती है कि चलो अगर किसी ने बोला कि a प्लस बी की पावर 5 का बता दो, चलो तब भी इसके लिए भी हम बोलेंगे एक को 3 के टर्म में और एक को 2 के टर्म में कर लेंगे। किसी ने बोला a प्लस बी की पावर 6 बता दो, चलो हम ये भी कर लेंगे, मान ले 3 और 3 में तोड़ देंगे। किसी ने बोला 3 और 3 में तोड़ देंगे, मतलब समझ रहे हो ना, a प्लस बी क्यूब 2 बार लिख देंगे, उसका एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छा, किसी ने खुदा न खास्ता, पूछने वालों के लिए क्वेश्चन की कमी नहीं होती है ना, वो ये भी बोल सकता है, एक बात बताओ, बहुत तोड़ने लगे हो तुम, ऐसे वो बोलेगा, तुम ऐसे ऐसे जवाब देते रहोगे, सर हम ऐसे ऐसे तोड़ देंगे, फिर ऐसे ऐसे तोड़ देंगे। अब किसी ने बोला अच्छा बहुत तोड़ रहे हो बेटा, अब बताओ a प्लस बी की पावर 99, तोड़ो। मामला फंस गया, गंभीर हो गया, सिचुएशन गंभीर हो गई। अब ये तोड़ तोड़ के तो नहीं कर सकते, इनका जवाब देने के लिए आता है बायनोमियल थ्योरम। कि बायनोमियल थ्योरम बोलता तुम 99 नहीं 999 लेके आओ, हम इसको तोड़ देंगे, 999 लेके आओ, हम इसको तोड़ देंगे। बात समझ में होता नहीं, जैसे कि जो एक बार ऐसी कहावत कही है कि इंटरव्यूअर जो होता है, अगर वो चाहता है जब तक कि आप मेरे सवालों का जवाब दो, तब तक वो पता है क्या पूछेगा, तुम्हारे मामा का नाम क्या है बेटा, ऐसे सवाल पूछेगा। और अगर इंटरव्यूअर चाहता है कि तुम सवालों के जवाब ना दो, तो पूछेगा मेरे मामा का नाम बताओ। अब उसके मामा का नाम मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम आंसर नहीं दो, ठीक है ना। तो वो चीजें क्वेश्चन पूछने पे आ जाएगा एग्जामिनर, तो फिर तो पता नहीं क्या पूछ सकता है, वो तो आप छोड़ दो, आप अपना जितना आपके सिलेबस में हो प्रॉपरली करके रखो। चलो आगे बातें करते हैं। अब ये सब मुद्दे समाप्त हुए। अब कहानी ये आती है कि अब इसके लिए इन सवालों का जवाब देने के लिए, किन सवालों का, इन सवालों का, a प्लस बी की पावर 69 हो जाए, a प्लस बी की पावर, इतना लंबा नहीं आने वाला है, मैं फिर भी बोल रहा हूं 13 हो जाए, a प्लस बी की पावर 7 हो जाए, समझ रहे हो। इन सब का एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे कि यहां पे हमने एक्सपेंशन किया इनका, ऐसे इनका एक्सपेंशन क्या होगा। करने को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली मतलब ब्रेक कर करके कर सकते हैं, लेकिन किसी ने पूछ लिया a प्लस बी की पावर 13, तो हमें मेरे हिसाब से आधा घंटा लग जाएगा, या 15 मिनट तो लग ही जाएगा, 15-20 मिनट आपके पास टाइम नहीं होता है। चलो, और बायनोमियल थ्योरम का मतलब तुम्हें वो बता रहा हूं, सुनो 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 सुनो। किसी ने दिया a प्लस बी की पावर 99 का एक्सपेंशन नहीं करना है, ये बताओ मुझे वो वाला टर्म बताओ जिस टर्म में बी स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, मतलब मुझे वो टर्म बताओ, या मुझे वो टर्म बताओ जहां पे बी स्क्वायर आया हो, उस टाइम पे उसका कोफिशिएंट कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा। या डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, मतलब ऐसा है ना, मेरे को ये नहीं जानना है, पूरे 99 नहीं जानना है, एक्सपेंशन नहीं चाहिए, तो मुझे 61th टर्म बता दो कौन सा होगा। एक तो हम ऐसे टेंशन में थे एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उसमें बीच से पूछ रहा है 61th टर्म कौन सा होगा। क्लियर है, समझ रहे हो। इन सब सवालों का जवाब कौन देगा, बायनोमियल थ्योरम विद इन अ सेकंड देगा, विद इन अ सेकंड देगा। कैसे देगा वो सब बातें बात की है, बायनोमियल थ्योरम यूज कहां होने वाला, वो चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब सुनो ध्यान देना सुनना, जो ये यहां पे लिखा होता है, ये क्या है, पावर, है ना, ये क्या है पावर, ये क्या है पावर। बेटा यहां पे पावर को आपको समझना है कि पावर नहीं है, यहां पे कहा जाएगा पावर को इंडेक्स। पावर को क्या बोला जाएगा, पावर को क्या बोला जाएगा, इंडेक्स, ठीक है ना। खुशी ओके है ना सब कुछ। अब देखो यहां पे पावर 2 थी, और जब इसका एक्सपेंशन किया गया तो टर्म कितने निकले, 3। जब पावर 3 था तो टर्म कितने हैं, कितने टर्म है, 4। तो बोल क्यों नहीं रहे, कितने टर्म है, 4 टर्म है। जब पावर 4 है तो टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पावर से हमेशा टर्म जो है एक ज्यादा है। तो यानी कि अगर 2 पावर है तो 3 टर्म हो। किसी ने बोला कि पावर है 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उस एक्सपेंशन में, 101। किसी ने बोला पावर है 99, तो उसमें एक्सपेंशन में टर्म कितने होंगे, 100। यानी कि पावर से +1 करो, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म इन दैट एक्सपेंशन ओनली, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये होता है इंडेक्स, और ये किसके, और इंडेक्स, अब पावर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो आप सुनो,
नंबर ऑफ, और इंडेक्स को जनरली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग इन ए पर्टिकुलर एक्सपेंशन, एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन में कितने टर्म कंटेन होंगे, तो आपको पता है इंडेक्स प्लस 1। क्लियर? यानी कि बोले तो n+1। ओके है, बात समझ में आई? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि बायनोमियल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन होता है। इसके पहले एक बायनोमियल एक्सपेंशन को बताने से पहले एक टर्म यूज किया गया है, पास्कल लॉ। ये पास्कल वो नहीं है प्रेशर वाला, ठीक है ना। यहाँ पे पहले एक पास्कल लॉ यूज किया गया है, तो पास्कल उसको जानने से पहले ये इतनी बातें नोट कर लो एज इट इज आप, फिर मैं एक्सपेंशन कैसे होना है वो बताता हूं, ठीक है। चलो एक खास बात तुमने अगर ऑब्जर्व की हो यहाँ पे, वो खास बात क्या है, सुनो कि जो इंडेक्स है यानी जो पावर है, ये इंडेक्स पावर तो ये भी है यार, इसलिए पता है इसको इंडेक्स क्यों बोला जा रहा है। ये इंडेक्स है, पावर तो ये भी है, पावर तो ये भी है, पावर तो ये भी है, पर ये इंडेक्स है, मतलब है ये भी पावर ही, पर इस पावर में और उस पावर में थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना। जितने भी टर्म एक्सपैंड हुए हैं यानी एक्सपेंशन वाले टर्म, उनके वेरिएबल के पावर का सम इंडेक्स के बराबर होगा हमेशा। क्या बोला मैंने? उनके वेरिएबल्स के पावर्स का सम इंडेक्स के बराबर होगा। देखो ए बी, ए की पावर, वेरिएबल यहां कौन कौन है, ए और बी, ए की पावर बी की पावर, तो 1 और 1, इंडेक्स कितना, यहां पे आओ, पावर 2 वेरिएबल के इंडेक्स कितना 2, पावर 2 इंडेक्स 2, पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3, पावर 2 है और 1 है, कितना है 3, सम वेरिएबल्स के पावर का सम 3, वेरिएबल्स के पावर का सम कितना हो गया 3। यहां तक की बातें समझ में आई नहीं आई? बोलो यहां तक आ गई? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन इंडिविजुअल टर्म इज इक्वल टू द इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये नोट बना के लिखना, ये इसका खास पॉइंट है, ध्यान रखना कि सम ऑफ पावर ऑफ एन इंडिविजुअल टर्म इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर। एक्चुअली इंडेक्स नंबर के वो बराबर होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? हो रही है ना क्लियर? चलो तो यहां तक की बात अगर समझ में आई हो तो आगे चले। हाँ चलो, थोड़ा सा गला खराब है तो उसके लिए दिक्कत हो रही होगी, तुम्हें क्या हो रही होगी, मुझे होगी तो दिक्कत होगी, है ना। ये बात नोट कर लो, नोट में डालना। अब चलते हैं बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की तरफ। हटाऊं सब? एक बार बायनोमियल आपने समझ ली ना, हवा में बातें करोगे आप बायनोमियल में, तो इसलिए बहुत ध्यान से बात सुनना बस। देखो बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन क्या बोलता है कि कोई दो पद बाइनोमियल वाली चीजें लो, a प्लस बी में लो, ज्यादा बेटर होगा। a प्लस बी में मैंने लिया, इसकी पावर n लगा दिया, मैंने बोला इसका एक्सपेंशन बताओ। तो अभी तक जितनी बातें मैंने तुमको बताई हैं, उन बातों में क्या क्या आप बता सकते हो मुझे, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो? एक इंफॉर्मेशन ये दे सकते हो, एक आपको ये पता है कि इसके जो भी जितने भी टर्म होंगे, सारे टर्म में a की पावर और b की पावर का सम हमेशा n के बराबर आने वाला है। एक तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म आने वाले हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म दैट इज इक्वल टू n+1, इंडेक्स से बराबर। इतनी बातें तो अपने को पता है कि कितने टर्म होने वाले हैं, n+1 टर्म होने वाले हैं। एक्सपेंशन इसका कैसे होगा? अब यहां पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का यूज होगा, और कॉम्बिनेशन शायद परफेक्टली पढ़ लिया है तुम लोगों ने, है ना। तो कैसे होगा ध्यान से देखो, NC0 a की पावर n b की पावर 0, ठीक है, प्लस NC1, मैं भी दिखाऊंगा इसका एप्लीकेशन, NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1। देखो अपने को क्या पता है कि इसका सम कितना होने वाला है n, तो देखो n-1 + 1 कितना होगा, 1 1 कैंसिल, n बचेगा कि नहीं। और रटने वाली चीजें कैसे रटोगे,
कि भाई इसकी पावर एक एक कम करते रहो और इसकी पावर एक एक बढ़ाते रहो। तो देखो b 0 से स्टार्ट हुआ, a n से स्टार्ट होगा, और करते करते देखो a की पावर को एक और कम कर दिया यानी 2 कर दिया, तो b की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ रहे हो? प्लस nc3, a की पावर n-3 और b की पावर कितनी हो गई? एंड सो ऑन। अब करते करते कर क्या रहे हैं? a की पावर को कम करते हुए चल रहे हैं, b की पावर को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, और ऐसे ही a की पावर कम करते 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 a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। समझ? लास्ट टर्म में क्या आएगा? जब हम लिख रहे होंगे ncn, तो a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पे देखो, तुम्हें ऑब्जर्व करने वाली कौन कौन सी बातें हैं, उन बातों को ऑब्जर्व करना है कि जो बात यहां पे है, जो बात यहां पे है यानी कि सीप के टांगों में है, वही बात बी की पावर में है। कहीं भी देख लो, जो चीज यहां वो चीज यहां, जो यहां वो यहां, जो यहां वो यहां, जो यहां वो यहां, यानी कि बी के पावर वही होगा जो एनसीआर में आर होगा। आर ही क्या है? बी की पावर है। ये बात समझ में आई? अब हमें पता है कि b की पावर 0 का मतलब 1 होता है और a की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। ये बात क्लियर हुई? अब ध्यान देना आगे, इसी बात को मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस ncn, एक को हटा दे रहा हूं क्योंकि a की पावर 0 है तो इसका मतलब तो वही होगा ना। ये बात समझ में आई? पक्का क्लियर हुई है ना? तो मेरी दो बातें यहां से ध्यान रखना। क्या बात है? दो क्या, एक ही बात है कि जो चीजें आर है, जो एनसीआर में आर होगा वही बी की पावर होगा। इसका बहुत खतरनाक यूज है, इसलिए मैं इसको इंडिविजुअली बता रहा हूं कि इसको ध्यान रखना। अच्छा, यहां तक की बातें ओके? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब चलते हैं। अगर मैं एक्सपेंशन इसका करूं, सुनना, 1 प्लस एक्स की पावर एन का, 1 प्लस एक्स की पावर एन का, तो सुनो क्या क्या होगा। nc0, जहां जहां पे a है वहां पे कौन आ जाएगा? 1, और जहां जहां पे b है वहां पे कौन आ जाएगा? x। तो nc0 1 की पावर n प्लस nc1 1 की पावर n-1 और x की पावर 1, समझ रहे हो? प्लस nc2 1 की पावर n-2 और x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस ncn 1 की पावर तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b की पावर x की पावर n हो जाएगा। बात समझ में आई? अब सुनो, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। 1 की पावर तुम कुछ भी ले लो, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस n की पावर? देखो nc0 की वैल्यू क्या होती है? कॉम्बिनेशन, यानी कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसको कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं? 1। तो nc0 की वैल्यू और ncn की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, भाई इसकी वैल्यू हो गई 1, और 1 की पावर n का मतलब 1, तो पहला टर्म क्या आ गया? 1। दूसरा टर्म क्या आएगा? nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3, जो टांगों में वो b की पावर चलेगी, प्लस nc4 x की पावर 4 एंड सो ऑन ncn x की पावर है। यानी कि अबे तुम्हें ये अब ध्यान रखना है कि जब भी जीवन में कभी कुछ ऐसा दिखे कि पहला टर्म 1 है, और तो उसका एक्सपेंशन करना आसान हो गया। पहला टर्म 1 लिखो, उसके बाद एनसीएन पावर बढ़ाते रहो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? और दूसरा आपको क्या याद रखना है? ये जनरलाइज टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि भाई, अब इसी जनरल टर्म को फिर से उठा रहा हूं, इसी जनरल टर्म को, दो आपने सीख लिया ना, ये और ये, इसी जनरल टर्म को फिर से उठा रहा हूं कि मैंने लिख दिया a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n लिख दिया। अब प्लस की जगह मैंने लगा लिया माइनस, तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें और इसके एक्सपेंशन में? ये और ये कोरिलेट करना है, इसको और इसको। क्या डिफरेंस आएगा? जहां जहां पे b है वहां पे माइनस b हो जाएगा, जिस जिस जगह पे b है वहां पे माइनस b हो जाएगा। और जब माइनस b हो जाएगा तो जहां पे देखो माइनस b की पावर अगर 2 होगा तो इसका मतलब तो b हो जाएगा,
पर अगर माइनस बी की पावर 1 होगा तो इसका मतलब माइनस बी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि जब जब माइनस बी की पावर इवन होगा तब तब वो वैल्यू प्लस की रहेगी, और जब जब माइनस बी की पावर ऑड होगा तब तब वो माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? उठाओ तो किसका है? काट दो। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? समझ आ रहा है भाई? बायोनोमियल एक्सपेंशन क्लियर हो रहा है? तो देख बेटा, यहां पे मैं कुछ नहीं करने वाला। देखो इस एक्सपेंशन में कुछ है ही नहीं, ध्यान देना। NC0 a की पावर n, अब सुनो b की पावर क्या आने वाला है 1, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां माइनस b, यहां b की जगह माइनस b रखोगे तो ये माइनस कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहां पे, तो हम लिख देंगे माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से, प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। नहीं समझे भाई? b अब यहां प्लस क्यों रहेगा? क्योंकि माइनस b की पावर 2 का मतलब तो प्लस b हो जाएगा, तो यानी कि इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको ऐसे करोगे, पहला 1 दूसरा, पहला माइनस दूसरा प्लस, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्योंकि यही तो होने वाला है कि पहले एक ऑड आएगा फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा फिर इवन आएगा, पावर ऐसे ही चलेगी। अब अगला वाला क्या हो जाएगा? माइनस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, b की पावर 3 की जगह पे माइनस b आ रहा होगा तो उसका माइनस कहां आ गया? यहां आ गया। प्लस एंड सो ऑन, प्लस ध्यान देना NCN a की पावर 0 हो जाएगी ना, और चूंकि a की पावर 0 हो जाएगी, माइनस b की पावर में n लिख रहा हूं यहां पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है n क्या है। n यहां पे जो टोटल n लिखा गया है वो मुझे पता नहीं है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड होगा वो तो यहां प्लस हो जाएगा, इवन होगा तो इसलिए यहां के साइन को मैंने यहां नहीं रिफ्लेक्ट कराया, क्योंकि यहां पे तो पता था कि 3 ही है तो यहां पे माइनस ही आने वाला, पर यहां पे नहीं पता है कि ये क्या होने वाला है। बात समझ में आई? तो एक ये ध्यान रखोगे, अरे ये ध्यान रखोगे, अपने आप ही ध्यान हो जाएगा कि यार जहां जहां 1 है 2 है, 2 पे प्लस होगा, 1 पे माइनस होगा, 3 पे अगेन माइनस होगा, 4 पे प्लस होगा, 5 पे माइनस होगा, 6 पे प्लस होगा, 7 पे माइनस होगा। क्लियर है? तो एक ये ध्यान रखना है आपको। चलो अब इसी बात को ऐसे देखो कि अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस एक्स की पावर n, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो 1 माइनस एक्स की पावर को जब एक्सपेंड करेंगे तो यही बातें तो चलेंगी पूरी, बस जहां जहां पे प्लस एक्स था वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। फिर से वही बात कि जहां ऑड होगा वहां पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और जहां जहां पे इवन होगा वहां पे माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? पहला टर्म 1 हो जाएगा, क्लियर हुई, प्लस यहां से देखना NC1 x की पावर, अब ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है? क्योंकि x की पावर 1 का मतलब क्या होता है? माइनस। फिर प्लस आएगा NC2 x की पावर 2 माइनस NC3 x की पावर 3 प्लस NC4 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, प्लस NCN माइनस x की पावर n, बिकॉज यू डोंट नो n इज ऑड नंबर और इवन नंबर, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इवन होगा तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे और ऑड होगा तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। बोलो भाई, ये एक्सपेंशन जितने मैंने तुम्हें सिखाए ये सारे एक्सपेंशन क्लियर हो गए? कैसे एक्सपेंड करना है क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा, पर यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ये बातें अपने आप नोटबुक में नोट करो। चलो भाई शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पहले करेंगे, ठीक है ना? पहले क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है ना? राधिका कुछ दिक्कत है? अगर भाई देखो ये बातें ना आप जब क्वेश्चन करने चलना तो ये कैसे याद होंगी ना, हर क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इस बात को लिखना, बस अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना? जैसे मैं एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल उठाता हूं, ध्यान देना। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है एक्सपैंड, पेज नंबर 165 खोल लिया? चलो एक्सपैंड, किसको एक्सपैंड करना है? पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4, वेयर ऐसे दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 0। इन बातों को तो तुम समझते ही नहीं हो, ये तो ऐसे ही दिया होता है ना, कूड़े कचड़े के भाव। बेटा इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ ना, x डिनोमिनेटर में, अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो तुम्हें ये एक्सपेंशन के लिए ना ये रद्दी के भाव बिकेगा। फिर कैसे?
x इक्वल टू 0 हो गया तो 3/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर 4, तो हम जब इन्फिनिटी नहीं आते तो पावर 4 कैसे आनेंगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे 3/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर 4 पता नहीं कितना होगा, ना हम जानते हैं ना तुम जानते हो ना कोई मैथमेटिशियन जानता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो लिख देते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन करना है, नो डाउट अगर आप इसको एक्सपेंड करने के आपके पास है तरीके, पर हमें कैसे करना है? बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम क्या बोलती थी, सुनना ध्यान से, पहले उस जनरल टर्म को लिखो, मतलब याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं। बायनोमियल थ्योरम ये बोलती थी कि अगर a प्लस बी की पावर n है तो उसको हम लिख सकते हैं nc0, a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर n प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn, और a की पावर 0 हो जाता था और b की पावर n हो जाता था, और a और b की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए इस बातों को मैंने हटा दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें? अब ध्यान देना, ये बातें लिखने के बाद आपके पास एक्सपेंशन में क्या है? आपके पास एक्सपेंशन में ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4, ये है एक्सपेंशन में। तो n की जगह पे कौन है? n की जगह पे कौन है? 4 है। तो हम लिखेंगे, सुनो, 4c0 a की पावर n, यानी कि x स्क्वायर की पावर 4, समझे, और b की पावर कुछ नहीं, प्लस nc1, a की पावर को एक कम करना है और b की पावर को एक बढ़ा देना है, यानी कि x स्क्वायर की पावर 3 और b की जगह पे कौन है? 3/x की पावर 1 समझ में आया? प्लस nc2, x स्क्वायर की पावर एक कम कर देनी है और 3/x की पावर को एक बढ़ा देना है, प्लस nc3, x स्क्वायर की पावर को एक और कम कर देना है और 3/x की पावर को एक और बढ़ा देना है, प्लस nc4, x की पावर खत्म हो जाएगी, मतलब x स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी और 3/x की पावर 4 हो जाएगी। क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है, अब सुनना, अब सुनना। अब मैंने देखो n की जगह पे बार बार क्या ले लिया है? n ले लिया है, कि यहां पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ये बात समझ में आई है क्या नहीं आई भाई, बोलो, आई है ना समझ में? अब यही से मैं तुम्हें कहीं ना कहीं पास्कल ट्रायंगल भी समझा दूंगा, ध्यान देना, ठीक है ना। 4c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 4c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा 1, और x की पावर स्क्वायर की पावर 4 तो कितना हो जाएगा? x की पावर 8, तो ये हो जाएगा x की पावर 8, प्लस 4c1 की वैल्यू कितनी होती है? आंसर 4। 4c1 की वैल्यू कितनी होती है? 4। जिसको ना समझ में आए ध्यान दे, राधिका, NCR इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, यही होता है। अब यहां पे वैल्यू किसकी निकालनी है? 4c1 की, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1, यानी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू नहीं पता है, 4 बाहर ले लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है ना। अब ये बार बार आप करके नहीं देखोगे यार, कुछ लॉजिक लगाओ। लॉजिक ये है कि अगर नीचे 0 है, कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूं मैं, परमुटेशन की नहीं, अगर नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और नीचे 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा n होगी, जो ऊपर होगा। मतलब किसी ने बोला 100c1 की वैल्यू 100, 100c0 की वैल्यू 1, 100c100 की वैल्यू 1। समझे कि नहीं समझे? समझे? ये तीन चार चीजें लॉजिकली याद रखो, कि अगर nc n आ जाए तो उसकी वैल्यू 1, nc0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1, और nc1 आ जाए तो उसकी वैल्यू n। क्लियर है? तो ये तीन चार चीजें लॉजिकली अपने दिमाग में रखो, ठीक है ना। तो चलो, तीन चीजें वैल्यू पता पड़ गई मुझे। देखो, nc0 है, ये 4c0 वैल्यू 1 हो गई, x की पावर 8 हो गया, 4c1 की वैल्यू फैक्टोरियल वो हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 प्लस 4, x की पावर कितनी हो जाएगी? 6, और ये हो जाएगी इंटू 3/x। क्लियर हुआ? प्लस 4c2 की वैल्यू, अब ये आपको निकालना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा ये, इसका मतलब लॉजिकली याद रखो, बहुत अच्छी बात है, पर याद नहीं, इसको मैं सजेस्ट करूंगा इसको निकालना, ठीक है। तो देखो, इसकी वैल्यू ऐसे तो होगी 4 और 3 12, निकाल के देख लो।
4c2 की निकाली है वैल्यू, 4c2 की, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 2। अब देखो यहाँ से क्या बाहर ले लोगे, 4 इंटू 3 बाहर ले लोगे, अंदर फैक्टोरियल 2 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू का मतलब होता है 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ध्यान से देखना इसका वैल्यू हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 और इंटू 3 3 जा 9 और अपॉन एक्स स्क्वायर। समझे नहीं समझे? समझ गए, बहुत बढ़िया। अब सुनो इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी है 4c3 को आप यूज करो। 4c3 की वैल्यू कितनी होगी, 4c4 की वैल्यू होगी। अब पास्कल ट्रायंगल जो एक है पहाड़ के तरीके समझाया हुआ है आपकी बुक में, एक ऐसे पहाड़ नुमा शेप पे बताया हुआ है ना पास्कल ट्रायंगल, वो है क्या, अब यहां से मैं बताता हूँ, वो थोड़ा लॉजिक दे देता है हमको, बोलता है बधुआ मजदूरी मत करो, थोड़ा दिमाग से काम लो। ये 1 आया, ये 4 आया, ये 6 आया, इसका कोफिशिएंट 1 4 6, अब इसके बाद उल्टा होने लगेगा। जब जब कहां से उल्टा होगा ये भी बता दूं, जहां पे ये दोनों पावर्स बराबर हो जाएं ए और बी की, उसके बाद फिर रिवर्स ऑर्डर में चलने लगेगा। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, आप ए की पावर घटा रहे हो और बी की पावर बढ़ा रहे हो ना, और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टर्म आएगा जहां पे ए की पावर और बी की पावर की वैल्यू सेम होगी, ए की पावर और बी की पावर की वैल्यू सेम होगी, उसके बाद में रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर लो। रिवर्स ऑर्डर क्या बोलता है, जिसको पास्कल ट्रायंगल नाम से जाना आपकी एनसीईआरटी बोलती है। बोल रहा है यहां आया 1, यहां आया 4, यहां आया 6, फिर यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 1, उल्टा 4 1। नहीं समझे? तुम निकाल के देख लो आएगा, पर मैं सीधा लिखूं कोई दिक्कत? तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 एक्स स्क्वायर और इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 और अपॉन एक्स क्यूब प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 और इसकी वो वैसे करो कितना आ जाएगा, इसकी पावर 3 का लगाओ तो वैल्यू 1 आएगी, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है 81, 27 3 जा 3 7 81, 8 3 दूनी 6 और एक मिनट 3 7 21, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मुझे मेरा मतलब अभी तो बुखार चढ़ा ही ऐसा लग रहा है। 27 की पावर कितना, पावर नहीं है भाई, मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21, 2 आया, 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा 8 81। अब 81 ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन एक्स की पावर 4। क्या मुद्दा समझ में आ गया प्रॉपर? अच्छा आओगे आगे चलते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो बच्चों वाला खेल हो गया जो क्लास 9 10 में करते आए हो, ठीक है ना। एक्स की पावर 8 प्लस, देखो यहां से 1x और 1x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा x की पावर 5 और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि 12x की पावर 5 प्लस यहां से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर और 9 6 जा 54, तो क्या हो जाएगा 54x स्क्वायर। यहां पे देखो कितना हो जाएगा, ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा x ठीक है ना, नीचे कितना बचेगा x, तो कितना हो जाएगा ये प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 108 और नीचे बचेगा x। समझ आ रही बातें? प्लस यहां पे आ जाओ 81 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई साहब ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स की पावर 4 का ये क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एनसीईआरटी से आंसर हो सकता है, एनसीईआरटी ने भांगड़े खेले हो, कई बार वो भांगड़े खेलती है। भांगड़े खेलने का मतलब क्या होता है कि कहीं एलसीएम ले लेती है, कहीं कुछ कर लेती है, तो ये बात कैसे हमको पता पड़ेगी? तो आंसर है हम यहां तक करेंगे, हमारा आंसर सही है, बाकी तुम कुएं में कूदो हमसे क्या मतलब। समझ आई बात? हमने एक्सपेंशन कर दिया, हमसे एक्सपेंशन के लिए बोला था, हमने एक्सपेंशन कर दिया। हाल फिलहाल के लिए आंसर देख लेते हैं एनसीईआरटी का क्या है। एक्स की पावर 8 12 एक्स की पावर 4 54 एक्स स्क्वायर 100 सेम है, चलो सेम ही आंसर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला होता तो भी वो तो आंसर मिलाने वाली बात हो गई, मैच कराने वाली, अदरवाइज ठीक था। यहां तक ये बातें समझ में आई, नोट करो, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। कंप्यूट 98 रेस्ट की पावर 5, कितना दिया हुआ है 98 की पावर 5। चलो बेटा ध्यान देना, कंप्यूट
98, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, 98 की पावर 5। तो इसको एक तो तरीका है कि 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 करके आंसर निकाल लें। तो ये तो क्लास 4 का फिर क्वेश्चन हो गया, तुम्हें क्यों दिया गया। दूसरा तरीका इसका क्या है कि इसको दो फॉर्म में ब्रेक करें, जैसे जनरली होता है, फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दें। एक आता था पर आइडेंटिटी हम स्क्वायर तक लगा सकते हैं, क्यूब तक लगा सकते हैं, हमें वहीं तक आइडेंटिटी आती। 4 की भी आइडेंटिटी होती नहीं है, जबरदस्ती बनाने को बना लो। अब दूसरा तरीका है कि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें लेकिन हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, ठीक है ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 माइनस 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, और इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको ब्रेक कर दें। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है, 5c0, आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि NC0 यानी 100 क्या करेंगे, 5C0 a की पावर 5 यानी 100 की पावर 5 एंड 2 की पावर 0। क्लियर है। फिर आगे क्या करेंगे, सुनो, आगे करेंगे प्लस 5C1 a की पावर को 1 कम कर दो और b की पावर को 1 बढ़ा दो, प्लस 5C2 a की पावर को 1 और कम कर दो, b की पावर को 1 बढ़ा दो। अगेन यही प्रोसेस करते हुए चलेंगे। समझ आ रही बात। 100 की पावर कितना कर देंगे 2 और 2 की पावर 3 प्लस 5C4 100 और इंटू 2 की पावर 4 और नेक्स्ट आएगा 5C5 100 खत्म हो जाएगा और 2 की पावर 5। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो आगे ध्यान से देखना, यहां से लेते हैं, यहां से ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक लाइन में आ जाए फिर, ठीक। अच्छा देखो 5C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, कोई बात नहीं। और 100 की पावर 4, अब 5 ऐसे अभी फिलहाल ऐसे ही लिखो, ठीक है ना। 5C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, 5, और 100 की पावर को 4 ही रखो अभी हाल फिलहाल के लिए, और 2 की पावर हमने 1 रख दिया, प्लस 5C3 की वैल्यू देखो, अभी सुनो कहां पे पहुंचे हैं, हमने 100 पे किया, 415 हो गया, 325 हो गया और 235। अच्छा अब आगे चलो, कहां पहुंचे, 5C2 पे पहुंचे ना। 5C2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो फैक्टोरियल और इंटू फैक्टोरियल 5 और 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 4 सॉरी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 2 जो कितना हो जाएगा 10, तो 5C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2। समझ आई बात नहीं आई। फिर देखो ऐसे ही 5C3 पे पहुंच गए हम, 5C3 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5C3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, अगेन से ही 10 आएगा, फिर से 10 ही आएगा ना। देखो 5 बाहर हो गया, 4 बाहर हो गया, अंदर फैक्टोरियल 3 बचा, नीचे फैक्टोरियल 2 बचा, फैक्टोरियल 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना आएगा 10, तो अगेन आ जाएगा 10, 100 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब सुनना, अब यहां पे पास्कल बाबा को याद कर लो। पास्कल बाबा क्या बोलते हैं, पास्कल बाबा कहते हैं कि भाई साहब 1, मैंने बोला या तो पावर सेम हो जाए, इस बात को नहीं बताया था मैंने, या तो पावर सेम हो जाए या फिर पावर जहां पे बदल रही हो, मतलब बढ़ जाए, समझ रहे हो, वहां के बाद क्या लग जाएगा पास्कल। तो देखो यहां के तक 10 पहुंच गए, यहां तक 10, भाई ये कितना आया, देखो ये 1, ये कितना आया 1, ये कितना आया 5, ये कितना आया 10, ये कितना आएगा 10, और इसके बाद रिवर्स क्या आ जाएगा 5 और 1, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में ये थोड़ा सा टाइम बचा देते हैं, इतना इन्होंने कर लिया है हमारे लिए, अच्छी बात है। हाँ तो अब हम इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे 5, इसकी वैल्यू ले लेंगे 100 की पावर 1 और 2 की पावर 4 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 2 की पावर 5। अब यार एक सिंपल सा कैलकुलेशन बच गया अपने पास, इसकी वैल्यू निकाल लेनी, नहीं समझे, समझ गए, चलो। तो देखो 100 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 100 5 बार मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1 2 5 बार ना, तो कितने जीरो आएंगे 5 जीरो आएंगे, 7 जीरो आएंगे। बहुत बढ़िया भैया, मैथ्स ही लियो ना 11th में। 10 की स्क्वायर में कितने जीरो आते हैं, अच्छा चलो छोड़ो,
100 की पावर 2 करेंगे कितने जीरो आएंगे? 4 आएंगे ना। तो अब 100 की पावर 5 करोगे कितने जीरो आएंगे? कितने आएंगे? 10 आएंगे। समझ आई बात? तो कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसे करके आओगे एग्जाम में। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 हो गया। देखो 5 2 जा 10 हो गया। ये देखो 5 2 जा कितना हो गया? 10। तो 10 का और DCA तो पहले इसको लिख लेते हैं। कितना होगा? 1 2 2 4 2 6 2 8 जीरो आएंगे। और चूंकि 5 2 जा 10 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे चलें। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा? एक काम करो, इसको 4 ही रहने दो। इसको कितना करोगे? तो इसको करोगे तो 100 की पावर 3 है, तो यानी हो जाएगा 2 2 4 2 6। और चूंकि एक 10 है तो हो जाएगा 7। और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई होगा तो इस 1 की जगह कौन हो जाएगा? 4। समझ आया नहीं आया? चलो आगे चले। यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर यानी 4 जीरो हो गए, ठीक है। और 10 मल्टीप्लाई होगा 5 जीरो हो गए। और 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 की जगह कौन आ जाएगा? 8। हो गया क्लियर? चलो आगे चलें। 100 तो 100 ही रहेगा, कोई बात नहीं। अब एक काम करो यहाँ पे, अब इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा था ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि कैसे होते हैं वैल्यू, क्या क्या मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? चेंज इन द इंथैल्पी, चेंज इन द इंट्रोपी, और गिब्स फ्री एनर्जी, और आखिरी वाला एक और वेरिएबल बताया था, कॉमन सेंस वाला वेरिएबल। तो कॉमन सेंस वाला वेरिएबल हर जगह एप्लीकेबल होता है, यहाँ कॉमन सेंस का वेरिएबल लगाओ। कॉमन सेंस क्या बोलता है कि इससे एक 2 निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तेज कैलकुलेशन का तरीका है। इससे 2 निकाल लो एक, तो ये 2 की पावर 3 हो गया, उस 2 के मल्टीप्लाई कर दो 10 हो गया। तो ये 100 था ही, 10 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया? एक एक जीरो इंक्रीज हो गया। और यहाँ कितना बचा? 2 की पावर 3 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। 8 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या आ जाएगा? 8। ठीक है ना? तो कुछ फायदा होता है कि नहीं कॉमन वेरिएबल यूज करने का? चलो, और 2 की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये वैल्यू हो जाएगी 32। अब भैया इन सबको प्लस करने के लिए स्टेट बोर्ड में तो कैलकुलेटर भी दे रखा है। अब इतना तो आप कर ही सकते हो। अब इन सबको प्लस करने का बच्चों वाला ही खेल है ना? अब कैसे करोगे इनको सबको प्लस? देखो प्लस करने का तरीका ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें नंबर पे 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे क्या आ जाएगा? 1। तो 1 और 1 हो जाएगा। यहां तक का मामला हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 4 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 4 आएगा, तो यानी कि एक जीरो लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। यहां तक का मामला हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 8 आएगा, यानी कि एक जीरो लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे, तो यहाँ तक का काम हो गया। फिर लिखेंगे 1 2 3, चौथे नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है, यानी एक जीरो लिखेंगे और एक और 8 लिख देंगे। 3 बचा है ना। अब 32, यहाँ लास्ट वाले में 32 आ जाएगा, 032 आंसर। अब थोड़ा मन बुद्धि लगाओ यार, क्लास 11th की मैथ्स पढ़ रहे हो, थोड़ा इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। अब वो बच्चों वाली कहानी करनी है, करो। नीचे यहाँ पे लिखो इतने जीरो, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर प्लस करो, तो वो तो वही बात हो गई कि अभी तुम पोगो चैनल देखोगे। देखो एक मामला गड़बड़ हुआ है, तुम लोगों ने बताया भी नहीं। यहाँ पे हमने किया 100 - 2, और हमने सारी थ्योरी कर दी है 100 + 2 से। नहीं समझे? यहाँ पे 100 - 2 किया, उसके बाद फिर मैं तो भूल गया, तुमने भी बोला काम खत्म। तो यहाँ -2 है, तो जहां जहां पे b की पावर ऑड, वहां वहां पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस। बात समझे कि नहीं समझे? कहाँ गड़बड़ हुआ था? अब सुनो, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। अब जहां जहां पे, यानी दूसरे टर्म में माइनस, फिर 2 की पावर जहां पे 3 है ना वहां पे माइनस, और 2 की पावर जहां 5 है वहां पे माइनस। अब इसका मतलब पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म माइनस है ना, फिर पहला दूसरा तीसरा टर्म प्लस, पहला दूसरा तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर ये लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 8000।
2 की पावर 5, ये तो 32, ये माइनस का ही होगा। उसके बाद इससे पहले वाला प्लस होगा, फिर उसके पहले वाला माइनस होगा। हाँ अब ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर काम करता है, कर रहा है कैलकुलेटर काम। देखो क्या आ रहा है यहाँ के बाद, देखो ऐसे कर लो, ये है 1 2, पहले प्लस वाले को ऐड करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1, ये प्लस में कौन है भाई, ये है ना अपना प्लस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे और फिर 8 लगाएंगे, यहाँ तक का काम हो गया। फिर और कौन सा है प्लस में, ये हो गया, ये वाला है ना, 1 2 3 4, 4 पे 1 2 3 4 यहाँ पे, यानी कि इसके पहले 3 जीरो लगा के तब ये लिखेंगे, 1 2 3 जीरो लगा के क्या लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे ना, और उसके बाद फिर 3 जीरो। ये तो हो गया प्लस वाला। और माइनस वाला आप करते हैं, माइनस वाले में देखो 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे, यानी कि 1 लिख के 3 जीरो लगाना है, 1 लिख के 3 जीरो लगाना है, और फिर क्या आएगा 8, और उसके बाद फिर जितने भी जीरो हों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और फिर -32, तो उसको भी प्लस कर लो, तो ये आखिरी वाला जीरो हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इनको कर लो माइनस, माइनस कर रहे हो, क्या आ रहा है 9 0 3 9 2 0 7 7 7 9 6 8, ठीक है, समझ आई बात। अब एनसीईआरटी से आंसर मैच करा लो, आ रहा है आपका, हाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। देखो मैं निकल गया जल्दी जल्दी में, तो आप भी निकल गए, कम से कम आप तो बताओ कि सर वहां माइनस लिया था, यहाँ माइनस तो कहीं दिख ही नहीं रहा, नामो निशान, सब ऐड ही कर रहे हो, माइनस तो कहीं हो ही नहीं रहा। तो ये गलती थी, हालांकि 2 मिनट में पकड़ आ गई, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन में क्या होता, काफी टेंशन दे देती। चलो कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब आगे की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान से देखना। इन्होंने ये लिखा हुआ है थर्ड एग्जांपल में कि 1.01 पावर, कितने जीरो है भाई, आंख खराब हो जाएगी यार, 2 2 4 2 6, 6 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, और 10,000। क्वेश्चन ये है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा बड़ा है ये हमको बताना है, ठीक है ना। बायनोमियल एक्सपेंशन इसका जवाब चुटकियों में दे देगी। चलो देखते हैं कैसे, जरा इसको देखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस 0.01, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, या इसको ऐसे लिख लो 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6। अब इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करो, तो देखो ये 1 प्लस समथिंग वाला हिसाब किताब नहीं बन रहा है, 1 प्लस एक्स। याद करो, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, क्या बोलती है बायनोमियल थ्योरम, ध्यान देखो कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता है, तो मैंने बताया था nc0, पहला टर्म 1 ही हो जाता था, छोड़ दो, पहला टर्म 1 हो जाता था, फिर क्या होता था nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn x की पावर n, यही होता था। नहीं आया, आया। अब सुनना ध्यान से, यहां पे क्या है सुनना, यहां पे है हमारे पास 1 प्लस 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6। अब यार हम इसको n को वहां तक एक्सपेंड नहीं करने वाले, हम करेंगे क्या, वो ध्यान से देखो। पहला टर्म कितना हो जाएगा 1, तो पहला टर्म तो 1 ही हो जाएगा, लिख दिया। प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म देखो n की जगह कौन है 1 2 3 4 5 6, ये है n की जगह पे c1, और x और x की जगह पे कौन है 0.01। क्लियर हुआ नहीं हुआ। प्लस नेक्स्ट टर्म देखना, इसकी जगह पे कौन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना।
और C2 और x की पावर कितनी हो जाएगी 0.01 की पावर 2 हो जाएगी, और प्लस एंड सो ऑन, ये बातें मैं लिख सकता हूं। अब यहां से लिखने के बाद देखो आप क्या करोगे, ये 1 हो गया, अगर NC1 लिखा हुआ है तो n ही आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 2 4 2 6, और इंटू करोगे 0.01, इंटू करोगे 0.01 और प्लस, अब प्लस में इसका एक्सपेंशन हम लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि प्लस समथिंग, इतना प्लस समथिंग। तो समथिंग में देखो क्या कहीं भी नेगेटिव आने वाला है, किसी टर्म में नेगेटिव आएगा, आंसर है नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। क्या कोई टर्म ऐसा आएगा, यानी कि पूरा के पूरे टर्म सब पॉजिटिव आने वाले हैं, और पॉजिटिव में भी इंटीजर आने वाला है, ये बात भी बिल्कुल तय, ठीक है ना। तो हम अदर पॉजिटिव टर्म कंटेनिंग ऐसे लिख देते हैं, अदर पॉजिटिव टर्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये फिजिक्स में बहुत करते आए हैं हम लोग। तो अदर पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। आप सुनना ध्यान से, 1 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो बचेगा कितना 10,000, तो ये हो जाएगा ए, यहां पे पॉइंट आ जाएगा तो 2 2 4 और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, ये कितनी, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1, यार जिससे तुम्हें कंपेयर करना था उससे ज्यादा तो अभी हो गया, और साथ में ये क्या है प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो टर्म है नेगेटिव आ गया तो माइनस हो जाएगा, पर अब प्लस लिखने से ये हम ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उसे कि इसमें कुछ प्लस ही होने वाला है, कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो बता देखो, इससे ज्यादा तो यही हो गया, 2 ही टर्म मिला के, और अभी पता नहीं कितने टर्म बाकी अभी बाकी है। इस 6 जीरो में से 1 प्लस करो, उतने तो टर्म बनेंगे, उसमें से 2 हमने ले लिया, यानी कि 9,09,999 9,09,999 टर्म अभी भी बाकी है, उनका प्लस कुछ आएगा, वो इसमें ऐड होगा तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें यही पता पड़ गया कि ये उससे ज्यादा ही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज ग्रेटर देन किसके 10,000 के, ये 10,000 से ज्यादा है भाई, यही हमारा दिखा रहा है जैसे, और कुछ उसमें ऐड भी होने वाला है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट व्हाट, कि 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू ग्रेटर होगी 10,000 से। काम खत्म, आंसर। बोल भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया, चलो नोट करो फिर आगे चलते हैं। सुनना ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, 4th एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n इज ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। ये हमेशा क्या करेगा, एक रिमाइंडर देगा जब इसको डिवाइड करेंगे 25 से। तो कहीं ना कहीं अगर आप जानते हो, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपको यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है, या यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम पढ़ाया गया है क्लास 10th में, रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 में। वहां पे देखो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, हमें ये पढ़ाया गया है। हमारा a क्या होता था, डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है। ये क्या होता था, डिवाइजर। ये क्या होता था, कोसेंट। ये क्या होता था, रिमाइंडर। तो क्या मैं अगर इसको, ये हमारे लिए क्या हुआ, अभी इसको 25 से डिवाइड करना है, इसको क्या करना है 25 से डिवाइड करना है, तो ये डिविडेंड नहीं हो गया, तो यानी कि ये हो गया डिविडेंड। डिवाइजर मेरा क्या है यहां पे 25, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 25 से, तो यानी कि 25, और Q यानी कि कुछ समथिंग इंटीजर टाइप का कुछ आएगा, यानी कि हमने सपोज कर लिया Q इज इक्वल टू K, तुम्हारी एनसीईआरटी ने K ले लिया इसलिए मैं भी K ले रहा हूं, चलो ठीक है ना। और साथ में रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1। तो क्या मैं इसको अगर ऐसा प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब है कि इसका जब जब डिवाइड किया है 25 से तब तब 1 रिमाइंडर आया है। तो क्या मैं इसको इसके बराबर प्रूफ कर दूं तो काम हो जाएगा मेरा। अब इसको करने के तुम्हारे पास 2 तरीके, 2 नहीं वैसे तरीके तो 3 है, तरीके 3 है पर 2 अपने सिलेबस के हैं। एक है चैप्टर नंबर 4 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब एक पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर
8 ही है ना, बाई बायनोमियल थ्योरम। तो दो अपने पास मेथड है, एक मेथड तो गया, उससे तो करना भी आता है हमको, कर नहीं पाते वो अलग बात है, पर पढ़ाया सब गया है, ठीक है ना। तो अब इसको करना है, इसको कैसे करें? अब बहुत 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 ध्यान से सुनना, मैं इसको प्रूफ करने चल रहा हूं, मैं यही बात प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दिस, राइट। ये आप डाल सकते हो कि टू प्रूव में है ये बात आपको प्रूफ करनी है, एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये बात प्रूफ करनी है। अब कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। प्रूफ लिख दो, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ देने चल रहे हैं। क्या मैं 6 को 6 की पावर n जहां लिखा हुआ है उसको मैं बोल सकता हूं 1 + 5 की पावर n? बोलो, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कर दूं? बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, देखो प्लस है बीच में, तो पहला टर्म तो 1 ही आ जाएगा, याद आ रहा, 1 + x वाला, प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा, nc1 5 की पावर 1 प्लस nc2 5 की पावर 2 आ रहा है, प्लस nc3 5 की पावर 3 प्लस nc4 5 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn 5 की पावर n। बोलो आया कि नहीं आया समझ? एक्सपेंशन किया है बाय यूजिंग बायनोमियल, नहीं समझ? बायनोमियल एक्सपेंशन दिखाओ, 1 + x का क्या होता था, आ गया है। चल बेटा, अब यहां की बातों को आगे लेके चलते हैं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि 6 की पावर n को ही मैंने ये बात लिखी है, ठीक है ना। अच्छा, क्या मैं इसको लिखूं 1 और प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, nc1 की n, कोई दिक्कत? तो क्या ये 5n आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, प्लस यहां कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो, कॉपी एंड पेस्ट। बोलो उसमें तो माहिर हैं, क्यों साहब? बगल वाले को पता ही नहीं चलता कब मैंने उसका टाप लिया है ना, क्यों? दिख जाए बस थोड़ा सा, वो भी नहीं जान पाएगा कब टाप लिए। सुनो ध्यान से, इस 5n को इधर ले लो, इस 5n को इधर ले लो, दिख रहा है ना 5n, इसको इधर ले लो, तो 6n - 5n। अरे देखो, आपको कुछ काम की चीज मिल गई, मिली। और देखो इसको 1 लिखो, प्लस प्लस यहां पे भी 5² है, क्या 5² यहां भी होगा? क्या 5² यहां भी होगा? क्या 5² यहां भी होगा? आंसर सब जगह 5² मिलने वाला है आपको, तो क्या 5² कॉमन ले सकते हैं? ले लो। तो इन बचे हुए टर्मों से 5² कॉमन, देखो ये वाला तो इधर चला गया, बचा ये 1, ये तो इधर जा चुका है, यहां से मैंने ले लिया 5² कॉमन। बोल भाई समझ में आया नहीं आया? आया। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे nc2 बचेगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा, nc3, 5² कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा, प्लस nc4, अरे आपको इतना नहीं दिखाना है, मत दिखाओ, पर काम हो जाएगा तुम्हारा। यहां पे 5² कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5² प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn, यहां से 5² कॉमन ले लिया है तो 5 की पावर 2 घट जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? आया। अब मुद्दे की बात समझो, ये कहानी क्या हो जाएगी, 1 + 5 5 जा 25 5 5 और ये इतना जो आएगा वो क्या होगा, एक के होगा। यहाँ पे जो भाई एक कांस्टेंट ही होगा ना, इट इज, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी एक कांस्टेंट होगा ना, तो यहाँ पे लिख दो के। और यहाँ पे बताओ वेयर, वेयर की साइन कैसी होती है मैथ्स में, ऐसी, वेयर के इज इक्वल टू nc2 प्लस nc3 5 प्लस nc4 5² प्लस एंड सो ऑन ncn 5 की पावर n - 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? आया। तो हम बोल सकते हैं 6 की पावर 9 5/n, यानी कि 6 की पावर n - 5n इज इक्वल टू 25k + 1। आ गया कि नहीं आ गया? जो बात चाहते थे लाना वो आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि इसको जब भी 25 से डिवाइड करेंगे एक हमेशा रिमाइंडर आएगा। सो देयरफॉर when 6 की पावर n - 5n is divided by 25 is always leave the remainder 1, hence proved। 1 को अच्छे से लगा लेना, ऐसे करना भागने का है ना। चलो, तो मुद्दा यहां तक समाप्त हुआ, नोट डाउन करो, आगे चले फिर।